वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका रीसेंट एग्जाम होने वाला है DSSB फार्मासिस्ट का। उसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो कैसे आएंगे वो हम गो थ्रू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बिकॉज आपके जो ये फार्मासिस्ट एग्जाम है इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड पैटर्न जो आता है वो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से आता है। इसमें आपके मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं फार्माकोलॉजी में। सो आपका जो पेपर होने वाला है इतना ईजी नहीं होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करें। तो आज का जो हमने चैप्टर पिक किया है फार्माकोलॉजी से वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे। बट इसको करने से पहले आपको जो है इसकी क्लासिफिकेशन याद करनी पड़ेगी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग में आपकी टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। एक है आपका पेप्टिक अल्सर, सेकेंड है आपका लेग्जेटिव, थर्ड है आपका डायरिया एंड फोर्थ है आपका एंटी एमेटिक ड्रग्स। तो ये आपको चारों क्लासिफिकेशन पहले याद करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इसके MCQ कर पाओगे। सो जितने भी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग में MCQ आने वाले हैं वो इन्हीं 4 क्लासिफिकेशंस में ही घूम फिरा के आएंगे। ओके, तो हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको मेरे चैनल पर इसी टाइप की वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है जो ड्यूडेनल अल्सर होता है उसमें हम यूजुअली जो है हीलिंग ड्यूरेशन देखते हैं। सो उसमें हम H2 ब्लॉकर थेरेपी यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको बताना है जो H2 ब्लॉकर की थेरेपी होती है और ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हील करने में कितना वक्त लग जाता है। सो इसका राइट आंसर है C 8 वीक्स। सो आपसे ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है जो हीलिंग होती है ड्यूडेनल अल्सर की उसमें हम किस थेरेपी को यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है H2 ब्लॉकर। एंड इसी क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन और बन के आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है H2 ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो आंसर है आप लोग फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। आपको बताना है कौन कौन से H2 ब्लॉकर्स होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है जो हिस्टामिन H2 ब्लॉकर्स होते हैं वो लेस इफेक्टिव कर देते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेटरी रिस्पॉन्स को। किसके सिक्रेटरी रिस्पॉन्स को? जो एसिटाइल कोलिन का होता है एंड पेंटागेस्ट्रिन का होता है। इन दोनों को जो है H2 ब्लॉकर जो है लेस इफेक्टिव बना देता है, उसका जो सेक्रेटरी गैस्ट्रिक रिस्पॉन्स होता है उसको। सो इसका राइट आंसर है C, जो एसिटाइल कोलिन है एंड गैस्ट्रिन है ये एक्ट करते हैं पार्शली बाय रिलीजिंग द हिस्टामिन इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सो इस वजह से जो इसका गैस्ट्रिक सेक्रेटरी रिस्पॉन्स है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है इनमें से गायनेकोमेस्टिया किसका साइड इफेक्ट होता है, किसकी वजह से ये अकर करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है। तो ये एक स्वेलन मेल ब्रेस्ट टिश्यू होता है जो कि एक हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसमें जो मेल ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं ड्यू टू द रिड्यूस्ड मेल हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और इसके अंदर जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन वो इंक्रीज हो जाता है और खुद का जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन वो डिक्रीज हो जाता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, मेल ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं स्वेल हो जाते हैं जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है आपका वो है D, लीवोडोपा की साइड इफेक्ट है गायनेकोमेस्टिया। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप लोग DSSB की तैयारी कर रहे हो फार्मासिस्ट की तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, इस पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा भी आपको फार्मासिस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है इनमें से कौन सा हिस्टामिन H2 ब्लॉकर है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्ड इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 एंजाइम पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में पूछा था कि आपको बताना है कौन कौन से H2 ब्लॉकर्स होते हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए मैंने बोला था। तो ये जितने भी आप चार देख रहे हो ये चारों जो हैं H2 ब्लॉकर्स होते हैं। तो ये सारे आप अच्छे से याद कर लेना। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से H2 ब्लॉकर्स होते हैं, तो ये चारों जो हैं आपके H2 ब्लॉकर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको बताना है इनमें से कौन सा H2 ब्लॉकर है जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम पे। सो इसका राइट आंसर है A, सिमेटिडीन जो होता है वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 एंजाइम पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है इनमें से कौन सा ड्रग है जिसे कि यूज़फुल माना जाता है क्रॉन्स डिजीज़ में।
सो इसका राइट आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं क्रॉन्स डिजीज़ होती क्या है। तो एक तरह का कंडीशन होता है जिसमें आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वो इन्फ्लेम हो जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आपका जो पार्ट कौन सा अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलॉन, ये दोनों पार्ट जो आपके बहुत ही बुरी तरीके से जो है अफेक्ट करते हैं। सो क्रॉन्स डिजीज़ के लिए हम इनफ्लिक्सिमैब देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है जो मेसालाजीन है जो कि कोटेड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम सल्फासालाजीन से। सो इसका राइट आंसर है डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो ये प्रोड्यूस करता है लेस एडवर्स इफेक्ट को और इसका कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना अब आपको कौन से टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू चाहिए, एंड इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है तो वो ज़रूर आप लोग देख लेना। सो अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एट्रोपिन को ऐड कर देंगे डाइफिनॉक्सिलेट टैबलेट या फिर सिरप में तो उससे क्या होगा। सो इसका राइट आंसर है डी, ये डिस्करेज कर देगा ओवरडोज को और जो अब्यूज़ होता है डाइफिनॉक्सिलेट का उसको, इसीलिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एट्रोपिन को ऐड कर देते हैं डाइफिनॉक्सिलेट की टैबलेट में एंड सिरप में। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, यहाँ पर आपको फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है इनमें से ओपोइड एंटी डायरियल ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। सो इसका राइट आंसर है बी, जो ओपोइड एंटी डायरियल ड्रग होता है वो एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग द इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है अबाउट द रोल ऑफ ओपोइड एंटी मोटिलिटी ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ डायरियाज। तो इसमें सिंपली आपको ये बताना है जो ओपोइड एंटी मोटिलिटी ड्रग होता है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन चारों ऑप्शंस में से। सो उसका राइट आंसर है बी, जो ओपोइड एंटी मोटिलिटी ड्रग होता है उसको हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डायरियाज में, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म मेजर के लिए, आफ्टर इंश्योरिंग कि हमारा जो एंट्रो इन्वासिव ऑर्गेनिज्म है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। सो इसका राइट स्टेटमेंट है बी। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। और अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए तो मैं आपको कवर करा दूंगी। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली बताना है इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि इंक्रीज कर देता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को। ये वर्ड आपने बहुत बार देख लिया है तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग बताना है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी क्या होता है। सो इसका राइट आंसर है सी, जो नियोस्टेगमिन होता है ये इंक्रीज कर देता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को। सो यहाँ हो गए हैं आपके ये सारे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। अगर आप लोग बेल आइकन पे नहीं क्लिक करोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर पार्ट 2।